नमस्कार। एडुसेट के इस सत्र में मैं स्मिता चतुर्वेदी आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज का ये सत्र विशेष रूप से EHD 3 यानी हिंदी साहित्य का इतिहास और साहित्य परिचय के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया है। इस सत्र में आज हम विशेष रूप से साहित्य के इतिहास लेखन पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ इस विषय के विद्वान प्रोफेसर मैनेजर पांडे उपस्थित हैं। प्रोफेसर पांडे, मैं आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो EHD 3 का पर्चा है वो BA के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है और ये आप द्वितीय वर्ष में पढ़ते हैं। इस पर्चे में हमने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ साथ साहित्य परिचय के 2 खंड भी रखे हैं। ये खंड हमने इसलिए रखे हैं कि यदि आप कोई कविता, कहानी या गद्य के किसी अंश को पढ़ें तो उन अंशों में कौन सा रस है, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, कौन से बिंब हैं, प्रतीकों का प्रयोग लेखक ने किस तरह से किया है, इन सब की जानकारी आपको पहले से ही हो जाए और आप उस कविता या कहानी की व्याख्या करते हुए या उस गद्यांश के बारे में विशेष रूप से चर्चा करते हुए इन सब बातों की भी चर्चा करने में सक्षम हो सकें। इस परिचय में हमने आपको आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की साहित्य की सभी प्रवृत्तियों, विचारधाराओं, लेखकों, उनकी रचनाओं आदि का परिचय तो दिया ही है। साथ ही हमने ये भी बताया है कि साहित्य के इतिहास लेखन की आवश्यकता क्या है, क्यों है और हम साहित्य का इतिहास पढ़ते क्यों हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास कम समय होता है और हम पूरी बातें आपको नहीं बता पाते हैं, अपने खंडों में उसकी चर्चा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आज विशेष रूप से हम साहित्य के इतिहास लेखन, उसकी आवश्यकता और उसकी उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। जैसे कि इतिहास हमें अतीत का केवल ब्यौरा ही नहीं देता है, अतीत की घटनाओं को ही नहीं बताता है, बल्कि वो वर्तमान के बारे में भी बताता है और भविष्य की भी कई जानकारियां हमको देता है। दूसरी ओर जो साहित्य का इतिहास होता है वो केवल लेखकों, रचनाओं, कृतियों या उस समय के साहित्य का परिचय या ब्यौरा मात्र नहीं होता। उस समय के ग्रंथों का वो केवल आकलन ही नहीं करता है, ब्यौरा ही नहीं देता है, बल्कि वो हमें ये भी बताता है कि उस समय की विशेष प्रवृत्तियां कौन सी थी और उन प्रवृत्तियों के तहत लेखक ने जब रचना की तो एक ही जैसा साहित्य कैसे लिखा गया। कमोवेश, सभी साहित्य तो एक जैसा नहीं होता, लेकिन कमोवेश वो एक जैसा साहित्य कैसे लिखा गया। आज हमारे साथ साहित्य का इतिहास पर चर्चा करने के लिए प्रोफेसर मैनेजर पांडे उपस्थित हैं और मैं उनसे सबसे पहला प्रश्न ये करना चाहूंगी कि साहित्य का इतिहास पढ़ने की हमारे छात्रों को क्या आवश्यकता है। डॉक्टर पांडे, हमारे छात्र क्यों पढ़ेंगे साहित्य का इतिहास? हाँ, देखिए, ऊपरी तौर पर बहुत लोगों को लगता है कि साहित्य का इतिहास न पढ़ा जाए तो भी काम चल जाएगा जी, लेकिन असल में साहित्य का इतिहास, जैसा कि आपने कहा कि केवल वह तिथियों, तथ्यों आदि का ब्यौरा मात्र नहीं है, बल्कि छात्रों में साहित्य का बोध पैदा करने के लिए साहित्य का इतिहास जानना जरूरी है। देखिए, साहित्य का इतिहास मुख्य रूप से 3 स्तरों पर लिखा जाता है और 3 प्रकार के संबंधों को ध्यान में रखा जाता है। एक तो किसी समाज में, किसी भाषा में किसी साहित्य की रचना होती है, तो एक तो साहित्य का इतिहास उस समाज का इतिहास होता है जिससे वह जुड़ा होता है। दूसरे स्तर पर उस समाज में बोली जाने वाली, लिखी जाने वाली भाषा का इतिहास भी होता है, क्योंकि उसी भाषा में साहित्य की रचना होती है। और तीसरे स्तर पर वह साहित्य का इतिहास होता है। हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की एक बड़ी विशेषता यही है कि वह हिंदी भाषी समाज का इतिहास है, हिंदी भाषा का इतिहास है और हिंदी साहित्य का इतिहास भी है।
मैं जब कह रहा था कि साहित्य का इतिहास साहित्य बोध में मदद करता है, तो उसके लिए 2-3 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। मान लीजिए कि आप किसी एक काल के किसी एक बड़े कवि को समझना चाहते हैं, तो एक तो यह जानना होगा कि वह जिस तरह का कवि है उस तरह के कवि उसके पहले हुए हैं कि नहीं हुए, और फिर उसके बाद हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर उदाहरण के लिए हम देखें कि मान लीजिए कि आपको निराला का महत्व समझना है, तो निराला की सबसे महत्वपूर्ण रचना है राम की शक्ति पूजा। अब राम की शक्ति पूजा का महत्व आप तब तक ठीक से नहीं जान सकते जब तक यह न जानते हो कि हिंदी में निराला से पहले तुलसीदास नाम के एक कवि हो चुके हैं, जिन्होंने राम कथा को ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर एक महान रचना की है, रामचरितमानस। तो अब रामचरितमानस से राम की शक्ति पूजा का जो फर्क है वो कई स्तरों का फर्क है। एक फर्क यह भी है कि दोनों 2 युगों की रचनाएं हैं। तो तुलसीदास का जो युग है वह रामचरितमानस में बोलता है, और निराला का अपना जो युग है वो राम की शक्ति पूजा में बोलता है। एक अंतर तो यही हुआ, पर साथ ही यह भी आपको देखना होगा और जानना होगा कि स्वयं राम कथा का जो रूप है उसमें निराला ने क्या क्या ऐसे परिवर्तन किए हैं जो तुलसीदास के यहाँ मौजूद नहीं थे। इससे निराला का महत्व सामने आता है। अब मान लीजिए कि निराला के बाद अगर किसी ने राम कथा पर आधारित रचना की, जैसे नरेश मेहता ने संशय की एक रात लिखी, तो नरेश मेहता की रचना महत्वपूर्ण है कि नहीं है यह जानने के लिए निराला की रचना को भी जानना जरूरी होगा, तुलसीदास की रचना को भी जानना जरूरी होगा। फिर दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग यह भी है कि तुलसीदास अवधी में कविता लिख रहे थे, निराला खड़ी बोली में कविता लिख रहे थे। देखना यह भी होगा कि तुलसीदास की अवधि और निराला की खड़ी बोली के बीच जो लंबा काल खंड है उसका आपस में क्या संबंध है, हिंदी भाषा के विकास में दोनों कहां आते हैं। तीसरी बात इसी क्रम में मैं यह भी कहूं कि तुलसीदास के यहाँ जो समाज था उस समाज में ऐसी बहुत सारी बातें थी जो आज का समाज स्वीकार नहीं करता, या स्वयं निराला स्वीकार नहीं करते, या निराला के समय का समाज स्वीकार नहीं करता। तो फिर यह भी देखना पड़ेगा कि स्वयं निराला तुलसीदास की रचना में मौजूद किन बातों से अपने को अलग करते हैं, और इससे निराला का महत्व सामने आता है। फिर एक और कहूं मैं कि साहित्य का इतिहास, जैसा कि स्वयं आपने भी कहा कि वह प्रवृत्तियों का, साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी इतिहास होता है। मतलब अगर आपको ये मालूम ही न हो कि छायावाद नाम का एक काव्य आंदोलन हिंदी में आया, जिसकी महत्वपूर्ण या सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है राम की शक्ति पूजा, तो अब इसके लिए आपको जानना होगा कि छायावाद क्या है। छायावाद क्या है, यह जानने के लिए आपको इतिहास में जाना होगा, और फिर यह भी जानना होगा कि छायावाद की ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां हैं जो निराला की कविता में या खास तौर से निराला की इस कविता में मिलती हैं। तब आप कह सकते हैं कि भाई ये निराला की छायावाद
की प्रतिनिधि रचना है। नहीं तो मान लीजिए आपको मालूम ही न हो कि छायावाद क्या है, तो फिर निराला की उस रचना को आप ठीक ठीक जगह पर रखकर देख ही नहीं सकते। यही नहीं, साहित्य का इतिहास साहित्य बोध में एक और तरह से मदद करता है। बहुत सारे कवि, बहुत सारे रचनाकार एक महत्वपूर्ण रचना लेकर जब आते हैं तो उसी परंपरा में रची गई बहुत सारी रचनाओं का जो महत्व है वो घट जाता है या बढ़ जाता है। जैसे मैं इन्हीं रचनाओं को ध्यान में रखकर कहूं तो सभी छात्रों को या सुनने वालों को या देखने वालों को ये मालूम है कि तुलसीदास के बाद एक और रचना हिंदी में लिखी गई जो राम कथा पर ही आधारित है, वह है केशवदास की रामचंद्र चंद्रिका। तो अब आप तीन रचनाओं को एक साथ देखिए। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, केशवदास की रचना रामचंद्र चंद्रिका और निराला की रचना राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा के आने के पहले तुलसीदास के बाद महत्वपूर्ण कवि थे केशवदास और उनकी रामचंद्रिका। लेकिन निराला की रचना के आने के बाद स्थिति बदली और फिर चार रचनाओं के बीच एक तरह से प्रतिद्वंदिता बनती है कि इसमें किसको किस जगह पर किस स्थान पर रखा जाए। रामचरितमानस, रामचंद्र चंद्रिका, साकेत और फिर राम की शक्ति पूजा। और तब हिंदी आलोचना में जो आम तौर पर समझ बनी हुई है उसको मैं अगर आपके सामने रखूं तो कह सकता हूं कि रामचरितमानस के बाद राम कथा की परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण काव्य राम की शक्ति पूजा है। उसके बाद से आप साकेत और रामचंद्र चंद्रिका को रखेंगे, यद्यपि ये सब लिखे गए हैं उससे पहले। तो इतिहास का बोध इस तरह से साहित्य बोध में मदद करता है। एक बात की ओर और मैं दर्शकों का ध्यान ले आना चाहता हूं, वो ये है कि देखिए हिंदी भाषा का और हिंदी साहित्य का इतिहास अनेक भाषाओं के साहित्य का इतिहास है। यह ऐसे साहित्य के इतिहासों की तरह नहीं है जिसमें एक भाषा है और उस भाषा में लिखे गए साहित्य के इतिहास को अध्यापक पढ़े या छात्र पढ़े। हिंदी साहित्य के इतिहास पर आप ध्यान दीजिए तो आधुनिक काल के पहले वह अनेक भाषाओं के काव्यों या साहित्यों का इतिहास है। यही प्रश्न आपसे पूछने वाली थी, लेकिन आप तो एक तो स्वयं शुरू से शुरू कीजिए तो आपको मालूम होगा कि जो आदिकाल है उसमें कम से कम 3-4 तरह की भाषाएं मिलती हैं। एक चंद बरदाई की भाषा है जो राजस्थान से जुड़ी हुई है, जिसको डिंगल काव्य कहा जाता है। वो राजस्थानी का एक तरह से कविता में आने वाला रूप है। तो एक तो डिंगल भाषा हुई, दूसरी ओर विद्यापति हैं जो मैथिली में लिखकर हिंदी कविता का आधार तैयार करते हैं। तीसरी ओर अमीर खुसरो हैं जो 2 भाषाओं में लिखते हैं, ब्रज भाषा में भी और साथ ही खड़ी बोली का आरंभिक रूप भी उनके यहां दिखाई देता है। तो अब केवल आदिकाल में आप देखिए तो हिंदी साहित्य का इतिहास इतनी भाषाओं का, राजस्थानी, मैथिली, ब्रज और खड़ी बोली में लिखी गई कविता का इतिहास बनता है। थोड़ा और आगे आइए
तो और व्यापकता आती है। भक्ति काल में वह अनेक भाषाओं में लिखे गए काव्य का इतिहास है। मतलब एक और उसमें भक्ति काल में अवधी की कविता की परंपरा है, दूसरी ओर ब्रजभाषा की परंपरा है जिसके महान कवि सूरदास हैं, तीसरी ओर बाद की जो विकसित राजस्थानी है उसकी कविता की परंपरा है जिसकी प्रतिनिधि स्वयं मीराबाई हैं। तो इस तरह से फिर आपको दिखाई देगा कि हिंदी भाषा में लिखे गए साहित्य की बात जब हम कहते हैं तो हिंदी क्षेत्र की अनेक लोक भाषाओं में लिखे गए साहित्य की बात करते हैं। इसलिए इस समग्रता को जब तक कोई हिंदी का छात्र या अध्यापक ध्यान में नहीं रखेगा तब तक हिंदी साहित्य की पूरी समृद्धि और उसकी व्यापकता को भी समझ नहीं सकता। ये केवल आलोचना का मामला नहीं है। आलोचना में तो एक रचना या रचनाकार की कविता का विवेचन और मूल्यांकन होता है, लेकिन उस रचनाकार का या उसकी रचना का दूसरी रचनाओं, दूसरे रचनाकारों से क्या संबंध है, इस संबंध की खोज, पहचान और व्याख्या का काम साहित्य के इतिहास में होता है। इसलिए साहित्य के इतिहास के सम्यक बोध के बिना न तो ठीक से साहित्य का बोध हो सकता है, न साहित्य की ठीक से आलोचना की जा सकती है। जी, मुझे लगता है कि साहित्य के इतिहास लेखन को पढ़ना क्यों आवश्यक है और इसकी उपयोगिता क्या है, इनकी जानकारी विस्तार से मेरे छात्रों को मिल चुकी होगी और प्रोफेसर पांडे ने इस पे बहुत विस्तार से चर्चा भी की और उस साहित्य बोध, इतिहास बोध की भी जानकारी आपको दी जिनके माध्यम से आप जिन जिन चीजों को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम डॉक्टर पांडे ने बताई कि जब आप किसी भी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जब आप किसी भी रचनाकार की रचना को पढ़ते हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि सिर्फ आप उस रचनाकार और उसकी रचना और उसके अंदर के मर्म को ही पढ़ें और जान सकें अपने आप। जब तक कि आप इतिहास को नहीं जानेंगे, उस समय के इतिहास को नहीं जानेंगे और किस भाषा में वो लिखी गई है और अन्य कौन सी भाषाएं उस समय प्रचलित थीं और साहित्य को रचा जा रहा था और उस समय की मूल प्रवृत्ति कौन सी थी, ये सब जाने बिना आप किसी भी रचना की आलोचना नहीं कर सकते हैं, उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। और ये सब जानकारियां, ये सब बोध आपको देता है साहित्य का इतिहास। अब हम डॉक्टर पांडे से ये जानना चाहेंगे कि साहित्य का इतिहास जब हमें इतनी सारी चीजें बताता है, हमें रचनाकार के बारे में बताता है, रचना प्रक्रिया के बारे में बताता है, उस समय की प्रवृत्तियों के बारे में बताता है और साथ ही हमें ये बताता है कि यदि एक भाषा में हम वो रचना पढ़ रहे हैं तो उस समय कौन कौन सी अन्य भाषाओं की रचनाएं की जा रही थी, उनके विषय क्या थे और वो मूल प्रवृत्ति कौन सी थी जिसमें ज्यादातर रचनाएं उस समय की जा रही थी। लेकिन जब इतनी सारी चीजें होती हैं तो साहित्य का जो इतिहास लेखक होगा वो उसको सामग्री संकलन में या इतिहास के लेखन करने में कई चीजों की आवश्यकता होती होगी और कई चरणों से वो गुजरता होगा। तो वो कौन से चरण हैं, वो कौन सी जरूरतें हैं, इन सब के बारे में हमारे छात्रों से थोड़ी सी चर्चा आप कीजिए और उन्हें बताइए कि साहित्य के इतिहास लेखन करते समय लेखक को कौन से चरणों से गुजरना पड़ता है, कौन से देखिए आते हैं। ऐसा है कि यह जो सवाल है वो तो थोड़ा छात्रों की दृष्टि से थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको सरल रूप में सामने रखने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए, साहित्य का इतिहास लिखने के लिए 3 की बुनियादी जानकारी जरूरी है। एक तो हमेशा साहित्य का इतिहास समाज के इतिहास के साथ चलता है। सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में समाज के इतिहास के साथ विकसित हुआ है साहित्य का इतिहास। दूसरी बात यह है कि साहित्य का इतिहास साहित्यिकता का भी इतिहास है। मेरा मतलब यह है कि एक साहित्य का इतिहास किसी रचना की चर्चा करते हुए उसके साहित्यिक महत्व की भी व्याख्या करता है।
हिंदी साहित्य के जो बहुत सारे इतिहास लिखे गए हैं, उनमें रामचंद्र शुक्ल का इतिहास इसीलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण अब भी माना जाता है कि उसमें रचनाओं की साहित्यिक बारीकियों की जैसी व्याख्या और उनका जैसा मूल्यांकन है, वैसा किसी और इतिहास में दिखाई नहीं देता। तो अब मान लीजिए कि साहित्यिकता क्या है, यह भी जानना साहित्य के इतिहासकार के लिए जरूरी है। तब इसका अर्थ ये हुआ कि साहित्य शास्त्र संबंधी जो नवीन चिंतन है, उनसे भी साहित्य के इतिहास लेखक को परिचित होना चाहिए। तो पहली बात हुई कि समाज के इतिहास लेखन की दृष्टियों और पद्धतियों से परिचय। दूसरी बात हुई कि साहित्य शास्त्र के नवीन चिंतन से परिचय। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के जमाने में या पहले भी साहित्य का इतिहास लिखते समय रचनाकारों मतलब लेखकों और उनकी रचनाओं या कृतियों की खोज की जाती है। पहले भी की जाती थी, आज भी की जाती है। तो तथ्यों, सूचनाओं आदि को जमा करना ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हिंदी साहित्य के इतिहास में यह समस्या ऐसी है, और वैसे संपूर्ण भारतीय साहित्य के इतिहास में भी ये एक बड़ी समस्या है। भारत के लेखक, दार्शनिक और विचारक अपनी रचनाओं में अपने जीवन के बारे में लगभग नहीं के बराबर लिखते रहे। मतलब जितनी जानकारी यूरोप को होमर के बारे में है, उसकी तुलना में लगभग नहीं के बराबर जानकारी हमें वाल्मीकि के बारे में है। हम केवल यह जानते हैं कि वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने रामायण नाम की रचना की। कोई आज तक ठीक ठीक यह बता नहीं सकता कि उसका सही समय क्या है। उसी तरह से व्यास नाम के एक ऋषि मुनि थे जिन्होंने असंख्य ग्रंथों की रचना की। एक ही व्यक्ति थे, या व्यासों की एक परंपरा थी, या व्यासों का एक समूह था, कुछ मालूम नहीं। हम यह जानते हैं कि व्यास ने महाभारत लिखी, व्यास ने बहुत सारे पुराण लिखे। वो महाभारत भी कब लिखा गया यह महाभारत से कहीं मालूम नहीं होता। रामायण कब लिखा गया ये रामायण से मालूम नहीं होता। यही नहीं, उनके बाद के कालिदास या तब से लेकर आप आधुनिक काल के ठीक पहले तक चले आइए, भक्ति काल तक, तो सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, किसी भी महाकवि हिंदी के जो लोग हैं या संस्कृत के जो महाकवि हैं, नाटककार हैं, किसी के बारे में कोई तथ्यात्मक जानकारी उनकी रचना के माध्यम से नहीं मिलती। इसलिए साहित्य के इतिहासकार के लिए एक बड़ी समस्या कम से कम हिंदुस्तान में ये है कि वह रचनाओं और रचनाकारों के काल के बारे में सामग्री जुटाए, एक समझ बनाए और तब वो बात करे। मान लीजिए स्वयं कालिदास का समय 500-700 वर्षों के बीच में झूल रहा है। उनको गुप्त काल से लेकर ईसवी पूर्व तक के काल में कहीं भी लोग रख देते हैं कि वो ईसा पूर्व ये पहली सदी में थे या फिर वो गुप्त काल में थे। तो अच्छा, फिर अगर मान लीजिए कि ये है, तो आपको किस समय के समाज से आप उनको जोड़ेंगे। इसलिए एक बड़ी समस्या है कि तिथियों और तथ्यों का विस्तार से विवेचन, लेकिन उस विवेचन के पहले उनकी खोज, पहचान,
और आधुनिक साहित्य के इतिहास में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्राचीन काल के साहित्य के इतिहास में तो कठिनाइयां हैं, लेकिन आधुनिक काल में इसलिए उपलब्ध हैं कि जब से प्रकाशन की शुरुआत हुई, तो चाहे वो पत्रिकाएं हों, अखबार हों, पुस्तकें हों, उनका सन संवत सब हमें मालूम है। पर हिंदी साहित्य में एक जो भारतीय मानसिकता है, इतिहास के प्रति लगभग उपेक्षा की मानसिकता है, वो आज भी काम करती है। मैं यह देखकर बहुत चकित और दुखी रहता हूं कि अंग्रेजी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, हिंदी में आलोचना की पूरी किताब मिलेगी, उसमें 50 रचनाओं और 50 रचनाकारों का उल्लेख होगा, पर क्या मजाल कि किसी का सन संवत दिया हुआ कहीं आपको मिल जाए। इससे असल में छात्रों को बहुत परेशानी होती है कि रचनाएं और रचनाकार इतिहास के भीतर रहकर महत्वपूर्ण होते हैं। बल्कि मैं ये भी कहूं कि हर रचना और हर रचनाकार इतिहास में पैदा होने के बावजूद इतिहास के बंधनों से मुक्ति की कामना करता है, लेकिन वह मुक्त होता है इतिहास में रहकर, इतिहास की उपेक्षा करके या इतिहास से परे जाकर नहीं होता। तो इसलिए इतिहास लेखन के लिए जो मैंने कहा, वो अपनी ही बात मैं दोहराऊं तो एक तो समाज के इतिहास लेखन की दृष्टि और पद्धति से परिचय, दूसरे साहित्य चिंतन की नवीन दृष्टियों से परिचय, और तीसरे स्वयं लेखकों और उनकी रचनाओं से संबंधित तिथियों तथ्यों का ज्ञान और परिचय, ये साहित्य के इतिहास लेखन के अनिवार्य तत्व हैं। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पांडे आपका। मतलब आपने हमें 3 मूल चीजें बताई कि जब कोई भी लेखक साहित्य का इतिहास लेखन करना प्रारंभ करता है तो उसे सबसे पहले 3 चरणों से जो गुजरना पड़ता है। तो उसका पहला चरण है सामग्री संकलन, क्योंकि जब वो उन सभी सामग्रियों का जब वो संकलन करेगा, जो कि प्रोफेसर पांडे ने बताया कि हिंदी में इतनी आसानी से मिलती नहीं है, जिसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अभी मैं एक अगला छोटा सा प्रश्न और अपने छात्रों के द्वारा के माध्यम से आपसे जानना भी चाहूंगी इस संदर्भ में, लेकिन मैं पहले अपने छात्रों को आपके वो 3 बिंदु बता दूं जिससे कि इनकी जानकारी और पुख्ता हो जाए कि जब वो सामग्री संकलन करता है तभी वो उस समय की प्रवृत्ति को पहचान सकता है, और फिर उसे आगे चलकर जब वो सामग्री संकलन कर लेता है और उसका अगला चरण होता है काल विभाजन और नामकरण का, तो फिर वो उन सामग्री के आधार पर एक समय सीमा किसी युग की निर्धारित करता है, और साथ ही वो उस मूल प्रवृत्ति के आधार पर जो उस युग की एक मुख्य प्रवृत्ति रही होगी, उसके आधार पर वो उस युग का नामकरण करता है। और साथ ही जो प्रोफेसर पांडे ने जानकारी दी और थोड़ी सी हम लोगों ने जो पढ़ा, उसके संदर्भ में हम ये भी कह सकते हैं कि और इसके साथ साथ वो उन सभी कृतियों का अंतिम जो उसका चरण है मूल्यांकन करने का, वो उन कृतियों के बारे में लिखता है, उसका क्या मूल विषय है उसके संदर्भ में लिखता है, किस प्रवृत्ति के तहत वो आते हैं उसके संदर्भ में लिखता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम रीति काल को लेते हैं तो उस समय 3 प्रमुख प्रवृत्तियां थीं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो जब वो सामग्री संकलन लेखक करेगा और वो सारे लेखकों और उनकी रचनाओं को देखेगा, तभी तो वो ये कर सकता है कि कौन सी रचनाएं रीतिबद्ध हैं, कौन सी रीति सिद्ध हैं, और कौन सी जो प्रवृत्ति रीति मुक्त के अंतर्गत हम उसको रख रहे हैं, क्योंकि नाम तो हमने उस युग का दिया रीति काल, लेकिन रीति मुक्त प्रवृत्ति के अंतर्गत भी कुछ रचनाएं रखी गई हैं। तो हम थोड़ा सा उसमें लेखक खुलापन भी छोड़ता है, यदि हम देखते हैं तो उसमें लेखक खुलापन भी छोड़ता है, ताकि उस युग को एक बड़े विस्तार में बांधा भी जा सके और ऐसा नाम दिया जा सके जो आम तौर पर उस प्रवृत्ति को लेकर चलता हो। अब मैं डॉक्टर पांडे से ये जानना चाहूंगी सर आपसे कि जब कोई भी साहित्यकार साहित्य इतिहास लेखन करता है, तो जब वो सामग्री संकलन करता है, जैसा कि आपने अभी बताया कि उसको सामग्री नहीं मिल पाती है, क्योंकि हिंदी की सामग्री मिलना, आदिकाल की अगर सामग्री देख लें या भक्ति काल की देख लें तो पांडुलिपियां हमें नहीं मिल पाती हैं, समय सन उनका नहीं पता है, 284 वैष्णवों की वार्ता या कुछ ऐसी में ही हम उनको उनका कुछ समय कुछ पता चल सकता है। तो सामग्री संकलन करते समय कौन सी कठिनाइयां लेखक के समक्ष आती हैं और कैसे वो इनको इकट्ठा करके एक विशेष युग का काल विभाजन कर पाता है? देखिए,
अब तक जो गंभीरता से इतिहास लिखे गए हैं जी, उनको ध्यान में रखें और उनकी जो कठिनाइयां हैं उनको भी ध्यान में रखें तो हम कह सकते हैं कि हिंदी में शुरू के दिनों में जी, मतलब 20वीं सदी के आरंभ में जी, सामग्री के संकलन, खोज आदि की चिंता बहुत थी। उसी प्रक्रिया में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। जी, उन्होंने देश भर में पांडुलिपियों की खोज करवाई और पांडुलिपियों पर कभी कभी रचना काल के साथ साथ पांडुलिपियों को उतारने या तैयार करने का काल भी दिया रहता है। जी, मसलन मान लीजिए कि तुलसीदास की रचना जब की है तब उस काल की कोई पांडुलिपि तो कहीं होनी चाहिए, तभी बाद के दिनों में लोग उसकी प्रति बनाएंगे, उसकी कॉपी तैयार करेंगे। जी, और ये दोनों का उल्लेख पांडुलिपियों में होता है। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा ने सारे हिंदी क्षेत्र में लोगों को भेजकर पांडुलिपियों की खोज का काम कराया। उस खोज का परिणाम ये हुआ कि बहुत सारी नई पांडुलिपियां, बहुत सारी नई रचनाएं और रचनाकार सामने आए। जी, इसका लाभ उठाया बाद के इतिहास लेखकों ने, विशेष रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका बहुत लाभ उठाया, मिश्र बंधुओं ने भी लाभ उठाया। और फिर एक और है, एक व्यक्ति असल में खोज का काम आज के जमाने में तो बहुत कुछ कर सकता है इंटरनेट के जरिए और दूसरे साधनों से, लेकिन इंटरनेट के जरिए आप केवल उसी की खोज कर सकते हैं जो कहीं न कहीं इंटरनेट पर मौजूद हो, पहले से पता हो, पहले से मालूम हो। जो इंटरनेट में कहीं उपलब्ध ही न हो उसकी खोज तो नहीं की जा सकती। तो लेकिन इसके लिए तो लोगों को बहुत दूर दूर जाने आने, पुराने पुस्तकालयों में, लोगों के घरों में, एक जमाने में असल में राजघरानों के अपने पुस्तकालय होते थे। इस देश में कुछ राजघरानों के बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकालय हैं, जैसे स्वयं जयपुर का पुस्तकालय जो राजघराने का है वो आज भी बहुत समृद्ध है। उसकी ये दूसरी जगहों पर आपको जो बड़े राजघराने थे एक जमाने में, उसमें यह प्रवृत्ति थी कि साहित्य संस्कृति की चिंता थोड़ी रहती थी। तो और खास तौर से जहां कोई ऐसा राजा हुआ जिसकी साहित्य में दिलचस्पी है तो वह कवियों, लेखकों को अपने पास रखने के साथ साथ उनकी रचनाओं की रक्षा की भी चिंता करता था। तो एक तो जो ये तथ्य और सूचनाओं की खोज है वो एक महत्वपूर्ण काम है, लेकिन एक और ध्यान रखिए कि असल में सारी रचनाएं जमा हो जाए, रचनाकार बहुत सारे जमा हो जाए, पर इतिहास लेखक के पास इतिहास संबंधी एक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। दृष्टिकोण न हो तो साहित्य का इतिहास साहित्यिक रचनाओं का कोश मात्र नहीं है कि आप, और हिंदी में बहुत शुरू के दिनों में अल्फाबेटिकल इतिहास लिखे गए थे कि लेखकों का नाम और उनके नामों का जो पहले अक्षर के अनुसार क्रम लगा दिया गया, चाहे वो 2 सदी पहले हुए कि 4 सदी बाद हुए, इसका मतलब नहीं। ये साहित्य के इतिहास का बहुत ही आरंभिक रूप है। बाद के दिनों में इसको सब लोगों ने खारिज कर दिया। तो एक तो सामग्री के साथ साथ इतिहास संबंधी एक दृष्टिकोण होना चाहिए। जैसे मैं फिर उदाहरण देकर कहूं कि रामचंद्र शुक्ल असल में साहित्य के माध्यम से
समाज की चेतना देखने समझने की कोशिश करते थे। तो जैसे वो स्वयं कहा करते थे, उन्होंने अपने इतिहास में लिखा है कि साहित्य, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। तो मतलब साहित्य में देश या समाज की, जनता की चेतना की अभिव्यक्ति होती है। अब मान लीजिए कि यह दृष्टिकोण आप न रखें और आज के बहुत सारे लोग समाज और जिस भाषा में साहित्य लिखा गया है उसके आपसी रिश्ता, माने समाज और भाषा के आपसी रिश्ता और भाषा और साहित्य के आपसी रिश्ते को ध्यान में रखें और केवल भाषा और साहित्य के रिश्ते को केवल ध्यान में रखें, तो कठिनाई ये होती है कि एक सामाजिक दृष्टिकोण साहित्य के इतिहास में नहीं आता। अब उसके बाद से एक साहित्यिक दृष्टिकोण चाहिए, जो मैंने पहले कहा था। जिस चीज की चर्चा आप कर रही थी कि काल विभाजन कैसे करेंगे, तो काल विभाजन के लिए देखिए, अब भी आचार्य शुक्ल ने जो कसौटी बनाई और जो पद्धति विकसित की, मुझे वह अब भी ठीक लगती है। और मैं अपनी ओर से कह सकता हूं कि बाद में जो हिंदी के इतिहास लिखे गए हैं, वो अधिकांश इतिहासों ने आचार्य शुक्ल की पद्धति को ही अपनाया है। कुछ लोगों ने या उनकी ही बातों का खंडन मंडन किया है, कुछ लोगों ने मौलिकता के नाम पर कुछ नया करने की कोशिश की है, पर आज तक किसी और की कोई कोशिश स्वीकृति पा नहीं सकी। रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, मान लीजिए कि इसीलिए आप देखेंगे कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन दो तरह से किया। एक तो काल परक विभाजन है, बिल्कुल, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। दूसरा विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की प्रमुखता के आधार पर है कि जो साहित्यिक प्रवृत्ति जिस काल में प्रमुख थी, प्रधान थी, उसके आधार पर नाम रखा। जैसे वीरगाथा काल, जैसे भक्ति काल, जैसे रीति काल, और आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा। तो अब ये जो दूसरी पद्धति है विभाजन की, मतलब प्रवृत्तियों के आधार पर, यह एक तरह से साहित्य से जुड़ी हुई है, साहित्यिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है। और जो काल परक विभाजन है, उस समाज के इतिहास से जुड़ी हुई पद्धति है या दृष्टि है। तो ये जो रचना बने इतिहासकार के लिए आवश्यक है। और तब ये और ध्यान रखिए, स्वयं शुक्ल जी ने लिखा है, और शुक्ल जी नहीं लिखे तो भी हम और आप भी यह जानते हैं कि एक काल का नाम उन्होंने प्रवृत्ति परक नाम जो दिया, तो इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे तरह की रचनाएं उस काल में होती ही नहीं थी। यह भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। जिस काल में रासो ग्रंथ लिखे जा रहे थे, उसी काल में प्रेम काव्य भी लिखा जा रहा था, धार्मिक साहित्य लिखा जा रहा था। उसी तरह से जिस रीति काल में श्रृंगार की प्रधानता थी, उसी रीति काल में नीति की, वैराग्य की, उपदेश की, यहाँ तक कि भक्ति की कविताएं भी लिखी जा रही थी। शुक्ल जी ने नामकरण किया तो केवल यह ध्यान में रखा कि कौन सी प्रवृत्ति प्रधान है और किस प्रवृत्ति की रचनाएं अधिक से अधिक लोकप्रिय है। इसलिए फिर आप ध्यान में रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जनता की चेतना को ही साहित्य की भी कसौटी बनाते हैं। माने जिस प्रकार की रचनाएं लोकप्रिय ज्यादा हैं, उसी के आधार पर वो उस काल का नामकरण करते हैं। और हिंदी के जो बाद के जो इतिहास लिखे गए हैं, उसमें एक से एक
चौंकाऊ नए नए नाम जरूर हैं, लेकिन कोई नाम, किसी का नामकरण ऐसा नहीं है जो विश्वसनीय हो, स्वीकार्य हो और छात्रों, अध्यापकों या सामान्य पाठकों को साहित्य के बारे में कोई नया ज्ञान या कोई नई चेतना देता हो। सही बात। तो इसलिए साहित्य के इतिहास, लेखन की प्रक्रिया की जटिलता को समझते हुए उसका विकास जिस तरह हुआ है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आपने बहुत ही विस्तार से हमारे छात्रों को इस संदर्भ में जानकारी दी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूं। लेकिन मैं आपसे अंत में एक चीज और जानना चाहूंगी कि अभी आपने आचार्य शुक्ल जी के इतिहास का नाम लिया और ये तो हमारे छात्र पढ़ेंगे ही आधार बनाकर। आपको मैं अपने छात्रों से निवेदन करती हूं कि आचार्य शुक्ल के इतिहास को तो आप लोग एक बार पूरा पढ़ ही डालिए, बिल्कुल आधार उसको बनाइए। लेकिन मैं प्रोफेसर पांडे जी से पूछना चाहूंगी कि इसके अतिरिक्त, इस साहित्य के इतिहास के अतिरिक्त अन्य और कौन से साहित्य के इतिहास हैं जिनको हमारे छात्रों को पढ़ना चाहिए? देखिए, छात्रों को ध्यान में रखकर मैं कहूं तो जैसा आपने बताया, एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास छात्र जरूर पढ़ें, उससे इतिहास बोध का आधार तैयार होगा। पर उस इतिहास की एक सीमा है कि वह 1940 में उसका आखिरी संस्करण उनके जीवन में आया था, इसलिए उसके बाद का हिंदी साहित्य उसमें नहीं है। तो उस दूसरी बात एक और ध्यान में रखने की है कि विभिन्न कालों के बारे में बाद के दिनों में जो नई खोजें हुई और नई सोच की प्रक्रिया विकसित हुई, उसके कारण भी परिवर्तन आया। तो आचार्य शुक्ल के इतिहास के साथ साथ भक्ति काल को ठीक ढंग से समझने के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब हिंदी साहित्य की भूमिका को पढ़ना जरूरी है। यह भी इतिहास की ही किताब है। इसके अलावे 1940 के बाद के हिंदी साहित्य के विकास को जानने के लिए मैं कहूंगा कि राम स्वरूप चतुर्वेदी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसको उस संवेदना का विकास कहते हैं, वह उपयोगी है क्योंकि उसमें उन्होंने लेखकों का तथ्यात्मक जीवन भी दिया है अंत में और रचनाओं का काल भी दिया है। इससे छात्रों को ठीक ठीक संक्षेप में जानकारी हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ संपादित इतिहास, जैसे एक इतिहास नगेंद्र जी ने संपादित किया था, उसको भी छात्र देख सकते हैं ताकि उसमें विभिन्न कालों के बारे में विभिन्न लोगों के दृष्टिकोण हैं। अब ये जरूर उसमें छात्रों को थोड़ी समस्या होती है कि एक का दृष्टिकोण दूसरे से मिलता नहीं है, इसलिए परेशानी होती है। लेकिन अगर बीए के छात्र हैं तो मैं ये कहूंगा कि 3 किताबें काफी हैं। एक तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, दूसरे हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका, और तीसरे राम स्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास, संवेदना का विकास। इससे उनको हिंदी साहित्य का इतिहास ठीक से मालूम हो जाएगा। पर मैं छात्रों से एक और निवेदन करूंगा कि देखिए, साहित्य का इतिहास निरंतर गतिशील होता है। जब वो लिख दिया गया वहीं तक ठहर नहीं जाता, इसलिए पत्रिकाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नई नई जो किताबें छपती हैं उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और अपनी ओर से इतिहास में तथ्यों और तिथियों को जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि हमारे छात्रों को पता चल गया कि उनको 3 किताबें तो अवश्य पढ़नी है और उन 3 किताबों का नाम भी आपने नोट कर लिया होगा। आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। हम प्रोफेसर पांडे का बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार।